adsorption. Mechanism of adsorption. Mechanism of adsorption. Mechanism of adsorption. ठीक है, लिखिए इसमें मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन में adsorption takes place due to the inward attraction. Adsorption takes place due to the inward attraction by the molecules present on the surface and having unbalanced forces called residual forces. देखिए तो क्या है, adsorption takes place due to the inward attraction by the molecules present on the surface having unbalanced, also called residual forces. देखिए समझिएगा, ये हमने कोई एक सरफेस बनाई एडजॉर्बेंट की, अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है उस पर ऑल डायरेक्शन से कैसा फोर्स लग रहा है, इक्वल, तो ये कैसे फोर्स कहलाएगा, हमारा बैलेंस्ड फोर्स. इस मॉलिक्यूल पे चारों दिशाओं से आपका ऑल डायरेक्शन से, चार दिशाएं नहीं जितने भी डायरेक्शन है आपके ऑल डायरेक्शन से क्या लग रहा है इसमें, बैलेंस फोर्सेस, तो ये तो बैलेंस है. लेकिन जो मॉलिक्यूल्स यहाँ सरफेस पे पड़ा हुआ है उस पर जो फोर्स लगेगा वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा. कौन सा फोर्स होगा, इनवर्ड अट्रैक्शन. किसकी तरफ अट्रैक्शन होगा, अंदर की तरफ अट्रैक्शन होगा. और ये जो इनवर्ड अट्रैक्शन के कारण जो फोर्स जनरेट होता है उसको अनबैलेंस फोर्स जनरेट होता है. इस फोर्स का नाम भी पूछा गया है एग्जाम में. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फोर्स, रेसिडुअल फोर्सेज. बचा, रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, शेष जो फोर्स बचा हुआ है. तो हमने कहा एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द इनवर्ड अट्रैक्शन बाय द मॉलिक्यूल्स, कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द सरफेस, एंड उनके पास कौन से फोर्सेस हैं, हैविंग अनबैलेंस्ड फोर्सेज कॉल्ड रेसिडुअल फोर्सेज. इनके कारण ये क्या करते हैं, कोई भी स्पीसीज अगर यहाँ पर होगी तो ये अपने आप को बैलेंस करना चाहेंगे तो ये क्या करेंगे, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको अट्रैक्ट एंड रिटेन कर लेंगे. और अट्रैक्शन और रिटेनिंग का ही फिनोमिना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन. बात समझ में आ रही है, फिर से हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं. एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द इनवर्ड attraction of the molecules present on the surface and having unbalanced forces called residual forces. ये जो आपकी ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स है इन पर इनवर्ड अट्रैक्शन लगता है, अनबैलेंस फोर्स, इसलिए इनके ऊपर से जो चीज निकलती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. देखिए आप ये मत सोचिएगा कि इनके पास कोई एक अट्रैक्शन पावर है, एक ना के बराबर एक फोर्स होता है जो आसपास की चीज अगर इस सरफेस से निकलती है तो वो कोशिश करती है कि उसमें चिपक जाए. हम आपको बताते हैं कि आप कोई भी एक चीज लीजिए,
लीजिएगा, उसके आसपास से धूल उड़ा दीजिएगा, हल्के छोटे से पार्टिकल। आप बहुत गौर से देखोगे तो पार्टिकल उसकी तरफ झुकना चालू कर देंगे, वहाँ पर आना चालू कर देंगे, उस सब्सटेंस की तरफ अट्रैक्ट होना चालू करते हैं। उसका रीजन ही कौन सा होता है? रेसिडुअल फोर्सेस या फिर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। आप बहुत बारीकी से देखोगे तो कोई चीज़ अगर रखी है, अगर आप देखना, आप लोगों ने सामान भी वगैरह अगर देखा होगा तो ज़्यादा डस्ट चीज़ों पे कलेक्ट होती है कंपेयर टू सरफेस, आपके चीज़ों पे जाके कलेक्ट होती है। रीजन यही है, क्या? अट्रैक्शन होता है, एक इनवर्ड फोर्स होता है। अब ये फोर्स बहुत ही वीक होता है, इसलिए हमें उतने ज़्यादा उसमें एक्सटेंट में सीमा पे नहीं दिखता, लेकिन होता है। तो एडजॉर्प्शन का कारण कौन सा है? इनवर्ड पुल, इनवर्ड अट्रैक्शन। किस फोर्स के द्वारा? अनबैलेंस्ड फोर्स के द्वारा। वाई इट इज कॉल्ड अनबैलेंस, हम डायग्राम के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि ये अनबैलेंस क्यों है। और ये वो फोर्स है जो इसके पास बच गया है, जिसका यूज नहीं हो पाया, तो इसी बचे हुए फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा, और इसी बचे हुए फोर्स को हम बोल देते हैं रेसिडुअल फोर्सेस। तो ये थी आपकी एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म। एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। तो यहाँ पर अगर कोई मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, तो इस पे लगता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। और यहाँ पर अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, तो उस पे लगता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इस अनबैलेंस फोर्स के कारण इसके आसपास से कोई पार्टिकल निकलेगा तो उसको अपने ऊपर अट्रैक्ट करने लगेगा, रिटेन करने लगेगा। ये हमारा एडजॉर्बेट है, और ये हमारा एडजॉर्बेंट है। मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए। देखिए, पढ़ाई का मकसद सिर्फ नंबर लाना नहीं है, हाँ वो भी एक मकसद है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उसको समझने की कैपेसिटी हमारी थोड़ी बढ़ेगी, तो डिसीजन मेकिंग पावर हमारी अच्छी हो जाएगी भविष्य में। कहीं भी बना सकते हो, कितने भी बना सकते हो, है ना। ये एक तो रिप्रेजेंटेशन है, जरूरी नहीं कि सर ने कॉर्नर पे बनाया तो हम कॉर्नर पे बनाए, कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है फोर्स का नाम, ध्यान रखिएगा, बाकी तो आप लोग बड़े आसानी से लिख दोगे। ठीक है, डालिए हेडिंग नेक्स्ट। ये इम्पॉर्टेंट वन है ना, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। इस चैप्टर में इतने टॉपिक है, लेकिन एक बार इससे ऐसा टॉपिक आया था जो कभी नहीं आया था, बहुत ही फ्रेंड-लिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ाएंगे हम आपको। फ्रेंड-लिच की एडजॉर्प्शन कभी नहीं आई थी इसके पहले, है ना। और ये आपके 2017 या 18 के एग्जाम में आ गई थी आपकी फ्रेंड-लिच एडजॉर्प्शन। बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से बना था जो पूरा पढ़ के गए थे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि चीज़ों को छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए ना। तो चलिए हेडिंग डालिए, एंथैल्पी और हीट, एंथैल्पी और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। एंथैल्पी और
हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। सबसे पहले हम आप लोगों से जानना चाहेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एंथैल्पी। एंथैल्पी है क्या, किस चीज़ को एंथैल्पी कहते हैं? आयुषी, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री दोनों में एंथैल्पी थी लास्ट क्लास 11th में। है क्या एंथैल्पी? खाना है, पीना है, हवा है, पानी। चलो वैसे नहीं पूछने में, हमारा टाइम चलो जाए पूरा। हाँ देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर, हालांकि बहान ने थोड़ा बहुत बोल दिया था, अमाउंट ऑफ हीट, चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट इट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी हीट एक्सचेंज होती है, या तो वो आपकी रिलीज होगी या ऑब्जॉर्व होगी, सिर्फ रिलीज नहीं है ना, ऑब्जॉर्व भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट का एक्सचेंज होता है, चाहे वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो, हीट बाहर की तरफ जा रही हो, या एंडोथर्मिक अंदर की तरफ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज। हमारे पास पहले से एनर्जी कितने, हीट कितने फॉर्म थे? एनर्जी था, वर्क था। फिर इस वाले टर्म की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? 1 ATM प्रेशर पे हो रहा है, या 1 बार प्रेशर पे। तो 1 बार ATM या 1 ATM और 1 बार प्रेशर फिक्स हो गया, तो इस प्रेशर पे जो हीट का एक्सचेंज होगा, चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, उसी को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी। तो हमारे आसपास जितना भी हीट में चेंज आ रहा है, चाहे वो एंडो चाहे एक्जो, वो कौन से फॉर्म में आ रही है? कौन से फॉर्म में आ रही है? एंथैल्पी के फॉर्म में आ रही है। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं बता पाए आप लोग। तुम लोगों की गलती थोड़ी है, इसमें हमारी गलती है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, इसको डिटेल में बाद में पढ़ते हैं, पहले लिख लो इसमें। ऑलवेज एक्जोथर्मिक, ऑलवेज एक्जोथर्मिक, ऑलवेज एक्जोथर्मिक इन केस ऑफ adsorption, in case of adsorption always exothermic in case of adsorption। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, जो हीट का चेंज आएगा एडजॉर्प्शन में, वो हमेशा कैसा आएगा? एक्जोथर्मिक। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए। पूछा गया है कि एडजॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस है, पता चल गई? कौन सी प्रोसेस है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। ऑलवेज एक्जोथर्मिक इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन, इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन। अब इसको हम सरल भाषा में कैसे समझाते हैं आपको? हीट रिलीज होती है, आप ऐसा समझ लो, दो तरीके से समझाते हैं, व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं, दूसरे केमिस्ट्री के तरीके से समझाते हैं आपको, ठीक है? व्यवहारिक तरीके से समझ लो कि ये एडजॉर्बेट है और ये एडजॉर्बेंट है। जे इस पे स्ट्राइक करेगा, कितने ही धीमे करेगा लेकिन करेगा तो, और पर सेकंड यानी कितने स्ट्राइक कर रहे हैं, तो जब पे हिट करेंगे तो एनर्जी क्या होगी? निकलेगी। अब वो एनर्जी इतनी माइन्यूट है कि हम फील नहीं कर पा रहे। तो ये तो हमने आपको व्यवहारिक तरीके से समझाया। मान लीजिए एक स्टोन है, उस पर आके दूसरा स्टोन टकराया, तो एक बड़ा फिनोमिना हो गया, तो हमें दिखता है कि हीट निकल रही है आपकी ना। अब हम ही अपने हाथ को ऐसे ऐसे बार बार करें तो ये गर्म होना चालू हो जाएगा, मतलब हीट क्या निकलना चालू हो जाएगी। तो जब कंटिन्यूस इस पे पार्टिकल गिरेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन वो इतनी माइन्यूट होती है, ट्रेसेस में होती है, कि उसको हम देख नहीं पाते, इवन महसूस नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते, है ना। अब केमिस्ट्री के टर्म में समझाते हैं। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में हमेशा वही चीज़ होती है, या हम कहते हैं कि साइंस में हमेशा वही चीज़, साइंस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ अपने आप हो रही है तो उसका एक ही रीजन है, वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है, नहीं तो वो चीज़ होती नहीं। क्योंकि हर रिएक्शन उस तरफ जाती है जहाँ पर क्या हो रही हो? स्टेबिलिटी हो रही हो, नहीं तो वो रिएक्शन होगी नहीं। हमेशा आपकी कम स्टेबल से कहाँ जाती है? ज़्यादा स्टेबल की तरफ। तो देखिए जे यहाँ पर अकेला पड़ा हुआ है, ऐसे कई सारे पड़े होंगे जे सरफेस है, तो इसको मौका मिला यहाँ पर आके क्या बनाने का? बॉन्ड बनाने का। अरे पास सुनिए, तो यहाँ पर आके इसने इससे बॉन्ड बनाया, मतलब यहाँ कम स्टेबिलिटी थी और यहाँ क्या आ रही है? ज़्यादा स्टेबिलिटी। और जितनी कम स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? एनर्जी। हमने कहा रैंडमली मूव कर रहा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। अभी इसकी एनर्जी ज़्यादा है, अभी यहाँ पर आ गया, उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो इस बॉन्ड बनाते समय इससे क्या निकलेगी? आपकी एनर्जी निकलेगी, और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो इस प्रकार से एडजॉर्प्शन ऑलवेज कौन सी प्रोसेस होती है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब इसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे आगे। हेडिंग डालिए, थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। थर्मोडायनामिक्स
ऑफ एडजॉर्प्शन, थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, thermodynamics of adsorption, thermodynamics of adsorption, ब्रैकेट में लिखिए रिलेशन बिटवीन डेल जी, रिलेशन बिटवीन डेल जी डेल्टा जी डेल्टा एस एंड डेल्टा एच, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी डेल्टा एस एंड डेल्टा एच। डेल्टा जी का मतलब क्या है? जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा जी का मतलब हो गया चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी चेंज भी बोलते हैं। एस इज एंट्रोपी, डेल्टा शो करता है चेंज इन एंट्रोपी, एच इज एंथैल्पी और चेक करता है एंथैल्पी। हम थोड़ा सा आपको बता दें, ध्यान रखिएगा इनका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आगे भी आपको हेल्प करेंगे। डेल्टा जी बताता है प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये सबसे सटीक मापक है, मेजरमेंट यूनिट है जो आपको ये बताती है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। जितने भी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस साइंस के द्वारा या प्रैक्टिकल्स में निकाली जाती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके लिए सबसे पहले डेल्टा एच लिया गया था, लेकिन एच से एक्यूरेट नहीं आ रहा था। फिर डेल्टा एस दिया गया था तो उससे भी एक्यूरेट नहीं आ रहा था। फाइनली किसको लिया गया था? डेल्टा जी। अब इसको हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा नहीं रहे, ध्यान रखिएगा। डेल्टा जी जब भी निगेटिव होगा तो प्रोसेस कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्पॉन्टेनियस होती है प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बड़ी सरलता से हो जाती हैं, या तो अपने आप या उनको स्टार्ट विश कर दो तो वो होती रहेंगी। जैसे हमने कहा मोबाइल यूज कर रहे हैं हम, तो बैटरी बड़ी आसानी से करंट पास कर रही है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन मोबाइल अपने आप चार्ज नहीं हो रहा, हमें उस पर वर्क करना पड़ रहा है, तो वो कैसी प्रोसेस हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस। ऊपर से पानी नीचे आना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो नीचे से ऊपर चढ़ाना नॉन स्पॉन्टेनियस। एक बॉल रखी है इस आपकी स्लोप पे, तो अगर हम इसको बिल्कुल हल्का सा टच कर देंगे तो नीचे आ जाएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन यहाँ से ऊपर ले जाना तो इतना वर्क करना पड़ेगा, तो ये कैसी प्रोसेस हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी हमेशा कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो हमें ये पता करना है कि एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी निगेटिव होगा कि नहीं। यस, निगेटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हमने कहा रस्टिंग ऑफ आयरन बड़े आराम से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस। चीज़ों पे आके अब इतनी सारी चीज़ें हैं आपकी, हर चीज़ पे कुछ ना कुछ एडजॉर्ब हो रहा है, भले ही हम फील नहीं कर पा रहे हैं। गैस पानी में, वाटर में गैसेस एडजॉर्ब हो रही हैं आपकी, फिर जाके डिजॉल्व भी हो रही हैं। पहले एडजॉर्ब हो रही हैं, फिर अब्जॉर्ब हो रही हैं। डस्ट पार्टिकल्स यहाँ वहाँ गिर रहे हैं, इट इज ऑल्सो एडजॉर्प्शन। डस्ट पार्टिकल का जमा होना भी एडजॉर्प्शन ही है आपका, लेकिन वो वीक एडजॉर्प्शन होता है आपका। तो क्योंकि ये प्रोसेस, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस है, बड़ी आसानी से होती है, तो आप पक्का ध्यान रखिए इसकी डेल्टा जी क्या आने वाला है? नेगेटिव। ध्यान देखिए, अब पूछा जा सकता है। डेल्टा एच अभी समझा चुके हैं हम, कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब बात कर लें हम एंट्रोपी की। डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या होगा हमारा? देखिए, एस होती है एंट्रोपी और डेल्टा एस होता है चेंज इन एंट्रोपी। अब चेंज दो तरीके से आ सकता है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। अब एंट्रोपी का मीन्स क्या होता है, किसी को पता है? मेरा मीन्स ऑफ एंट्रोपी किसी को नहीं पता होगा, एक आध दो को, कोई तो बोलो जिसको पता है, बोलो। नहीं लोग नहीं पता, एंट्रोपी नहीं पता, एंट्रोपी नहीं पता, बोलने नहीं है कि पता नहीं है? ले आओ डंडा, ले आओ, जल्दी बोलो नहीं तो गले दौड़। उठाओ डंडा, डंडा उठाओ बेबी, डंडा उठाओ, लास्ट मौका, दो पक्का खेलेंगे। भूल गए? बोलो फास्ट। व्हाट इज एंट्रोपी? कुछ भी बोलो। डिसऑर्डर का हाँ, गैस की ज़्यादा होती है। तो किसका मेजरमेंट है?
इट है मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, एंट्रोपी। और सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर किस में होता है, सबसे ज़्यादा रैंडम किसके मॉलिक्यूल्स घूमते हैं, गैसेस के। तो गैसेस में एंट्रोपी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और सॉलिड की एंट्रोपी अराउंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जीरो के पास होती है किसकी एंट्रोपी, आपकी। और यही तो आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपके पर्टिकुलर उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। क्या है उस टेम्परेचर का नाम, किसी को पता है, एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन और माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। यह वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जिस पर किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी कितनी हो जाती है, जीरो, मतलब उसमें डिसऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बनती है। तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। तो अब आप लोग आप दिमाग लगाओ, अगर डिसऑर्डर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी और डिसऑर्डर घटेगा तो एंट्रोपी घटेगी। तो आप बताओ एडजॉर्प्शन में एंट्रोपी बढ़ती है कि घटती है, लगाओ अपना अपना लॉजिक। अब ऐसे ही पढ़ाई होगी, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, नहीं बनेगा चलेगा, लेकिन कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगा, हम भी बोलेंगे आपसे भी पूछेंगे। लगाओ दिमाग, घटेगी, बिल्कुल सही, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल्स कहाँ पड़े थे, रैंडमली पड़े थे, और जब वो अब्जॉर्ब हो गए तो एक सरफेस में आके क्या होगा, एक्यूमुलेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसऑर्डर, और यहाँ पर एक अरेंज हो रहे हैं सीधे आके। तो यहाँ पर डिसऑर्डर घट रहा है, रैंडमनेस घट रही है, तो एंट्रोपी भी क्या होगी आपकी, घटेगी। तो कैसा साइन आएगा आपका, नेगेटिव। तो सिंपली हम कह देंगे सब कुछ क्या है, एडजॉर्प्शन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस, एडजॉर्प्शन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस, फुल स्टॉप मत लगाइएगा, दैट इज it always has delta H equal negative values। क्या है, बात समझ में आई आपको। एडजॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसके लिए एंथैल्पी चेंज हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब इसी के नीचे लिखना है, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, द लाइन चेंज करके लिखना था, द अमाउंट ऑफ हीट is released during the adsorption of 1 mole or 1 gram adsorbate on the surface of adsorbent, on the surface of adsorbent is called enthalpy or heat of absorption, is called enthalpy or heat of adsorption, is called enthalpy or heat of adsorption, is called enthalpy or heat of adsorption। अच्छा, ये बात तो पहले ही फिक्स कर चुके हैं कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, अभी किया हमने क्लियर। यहाँ सुनो जानवी, सौम्या, अभी हमने बताया
कि आपके जब ये एडजॉर्बेट यहाँ पर आके अटैक करेंगे तो दो चीज़ों के बीच में स्ट्राइक हो रही तो एनर्जी निकलेगी, या बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही तो एनर्जी निकलेगी। तो एडजॉर्प्शन कैसी प्रोसेस हो गई, एक्जोथर्मिक। तो यहीं से क्लियर हो गया था कि हीट हमेशा क्या होनी, रिलीज होनी है। इसलिए हमने यहाँ पर चेंज नहीं लिखा, क्योंकि चेंज तो पॉजिटिव भी हो सकता था एंडोथर्मिक और नेगेटिव, लेकिन एडजॉर्प्शन में हमेशा एक कैसा आने वाला है, नेगेटिव। कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। तो द अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट रिलीज होगी जब एक मोल, ये जो यहाँ पर आके एडजॉर्ब हो रहे हैं, ये कितने हो जाएं, एक मोल हो जाएं, दैट इज Na हो जाएं, दैट इज 6.022 10 की पावर कितने हो जाएं, 23 हो जाएं। तो जब एक मोल आके इस पे एडजॉर्ब होगा, या एक मोल नहीं तो किसके टर्म में निकालेंगे हम, 1 ग्राम के टर्म में निकालेंगे, यूनिट टर्म में निकालेंगे, या तो अब मोल की यूनिट के टर्म में मिल जाए या वो ग्राम की। तो जब 1 ग्राम अब्जॉर्ब तो एडजॉर्बेट ही होगा ना, और किस पे होगा, एडजॉर्बेंट पे। हमें सिर्फ इतना भी ध्यान रखना कितना अब्जॉर्ब हो, 1 मोल 1 ग्राम। बाकी भी हमें पता है कि जब एडजॉर्ब होने वाला तो हीट क्या होने वाली है, निकलने वाली है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एंथैल्पी और हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। बाकी हमें सब पहले से पता कि एडजॉर्बेट होने वाला है, किसकी सरफेस पे होने वाला है, एडजॉर्बेंट की सरफेस पे होने वाला है। प्रोसेस कैसी है, एक्जोथर्मिक। तो द अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ 1 मोल और 1 ग्राम एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट हम कल बता चुके हैं, जो एडजॉर्ब होता है विच गैस एडजॉर्ब्ड कॉल्ड एडजॉर्बेट। जनरली ये पॉइजनस गैसेस होती हैं या फिर मॉइस्चर्स होते हैं हमारे, उसी के फॉर्म में ऑन द सरफेस ऑफ किसके होंगे, एडजॉर्बेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अलग अलग, अब ये कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि एडजॉर्बेट कैसा है और एडजॉर्बेंट की सरफेस कैसी है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई आपकी। अच्छा, वो तो पहले ही क्लियर हो गया था कि इसके लिए डेल्टा एच क्या आना है, हमेशा नेगेटिव। फिर से लिख लो एक बार, फिर से लिख लो इसके लिए, डेल्टा एच नेगेटिव। ये अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, इससे ऑब्जेक्टिव आए हैं, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है हमें, आना चाहिए कभी ना कभी, तो इसको भी आना चाहिए एग्जाम में। आयुषी, एडजॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस है और कौन सा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। इसमें जो हीट रिलीज होगी वो किस फॉर्म में रिलीज होगी, एंथैल्पी के फॉर्म में, और वो हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एंट्रोपी तो समझ गए ना आप लोग, कि यहाँ खूब सारे डस्ट के पार्टिकल्स रैंडमली घूम रहे हैं, ये आके यहाँ सरफेस पे आके चिपक जाए, यहाँ वहाँ चिपक जाए, तो उनकी रैंडमनेस घटेगी। तो रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, मतलब एंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ठीक है, अब तो हमें थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें पहला टर्म हमने एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज डेल्टा एच। एंथैल्पी की वैल्यू क्या आनी है इसके लिए, ऑलवेज नेगेटिव। अब दूसरा टर्म एक्सप्लेन कर रहे हैं डेल्टा एस, और जब ये दोनों टर्म एक्सप्लेन हो जाएंगे तो तीसरा टर्म अपने आप एक्सप्लेन होगा, डेल्टा जी। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये फर्स्ट टर्म एक्सप्लेन हो गया। अब यहाँ से हम सेकेंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। लिखिए, ड्यू टू द एडजॉर्प्शन of adsorbate, due to the adsorption of adsorbate on the surface of adsorbent, 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 disorder or randomness, disorder or randomness decreases फुल स्टॉप लगाइएगा, फिर लिखिएगा हैंस लिख के कॉमा लगाइएगा, फिर लिखिएगा एंट्रोपी also
gets also gets decrease, entropy also gets decrease। देखिए ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल रैंडमली घूम रहे हैं और ये सब सरफेस पे आके कलेक्ट हो जाएंगे, तो इनका डिसऑर्डर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो डिसऑर्डर घटेगा तो क्या घटेगा, एंट्रोपी। जितनी ज़्यादा एंट्रोपी आती है उतना ज़्यादा डिसऑर्डर या उतना ज़्यादा रैंडमनेस आती है, और जितनी कम एंट्रोपी आती है उतना ज़्यादा क्या आता है, जितनी कम एंट्रोपी आएगी उतना कम क्या होगा, डिसऑर्डर या रैंडमनेस। तो किसका मेजरमेंट है एंट्रोपी, ये आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है इसका। किसका मेजरमेंट है एंट्रोपी, डिसऑर्डर का। तो हमने कहा ड्यू टू द एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन हम जानते हैं क्या है, ऑफ एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, डिसऑर्डर और रैंडमनेस, यहाँ वहाँ उल्टा सीधा घूमना, इज कॉल्ड रैंडमनेस। किसी भी प्रकार के तरीके से उल्टा सीधा कोई चीज़ जमी हो तो हम कहते हैं कि रैंडमली अरेंज है। तो ये सब जाके सीक्वेंस में जम रहे हैं, तो डिसऑर्डर घटेगा, और डिसऑर्डर घटेगा तो एंट्रोपी भी घटेगी। तो डेल्टा इसका साइन क्या आने वाला है, नेगेटिव। नोट करिए, ये डेल्टा एस एंट्रोपी होती है, ध्यान रखिएगा, एंट्रोपी चेंज। अब हमें दो चीज़ पता चल गई, अब तीसरी चीज़ पता करना है हमें कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसके लिए कौन सी चीज़ का उपयोग करेंगे हम, कौन सा टर्म है जो हमें बताएगा स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी, दैट इज गिव्स एनर्जी चेंज। तो उसको देखते हैं। वैसे तो हमें पता है डेल्टा जी इसमें क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है ना। देखिए थर्ड लिख रहे हैं, प्रूफ भी हो जाएगा वो, ठीक है ना। ये तीसरा पार्ट है इसका थर्मोडायनेमिक ऑफ एडजॉर्प्शन का, ठीक है। तो लिखिए एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन इज एन, इज एडजॉर्प्शन इज एन नहीं, एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस, इज अ spontaneous, spontaneous, adsorption is a spontaneous process, spontaneous process, full stop, full stop कर लिखिए, hence कोमा लगाइए, hence, hence for adsorption, hence for adsorption, hence for adsorption डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, याद करना बड़ा सरल है, तीनों चीज़ क्या है, नेगेटिव है। एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हेंस फॉर एडजॉर्प्शन डेल जी ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। एक रिलेशन देख लेते हैं इसकी, देखिए ये होता है रिलेशन डेल जी इक्वल डेल्टा एच, और पूरा जो होता है आपका एक्सपेरिमेंट वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। डेल जी इक्वल डेल्टा एच, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसके आगे डेल्टा नहीं लगाएंगे, टी डेल्टा एस। एच में तो चेंज आ रहा था, हमने देखा हीट निकल रही थी, एंट्रोपी में भी चेंज आ रहा था, घट रही थी, तो रिलेशन क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर हम ये देखें, यहाँ पर लिखते चलो साथ में, ए टर्म कैसा है, नेगेटिव, ए टर्म भी कैसा है, और टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव, केल्विन में रखना है हमें, तो ऑलवेज बढ़ेगा ये टेम्परेचर, बात समझ में आ रही, तो टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखिए ए वैल्यू नेगेटिव है, ए वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब केस लगाएंगे हम, है ना, आप लोग बताइएगा डेल्टा जी कब नेगेटिव आएगा, एक ही कंडीशन में, व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। जब डेल्टा एच की वैल्यू किससे ज़्यादा रहेगी, टी डेल्टा, अगर टी डेल्टा एच की ज़्यादा हो गई तो फिर साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब एडजॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस बन जाएगी,
नॉन स्पॉन्टेनियस, जो कि कभी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है। तो देखिए डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, है ना। तो केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट कब आएगा, व्हेन डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। कभी भी टी डेल्टा एस से बड़ा नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं हो सकता वो भी बताते हैं। तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो प्रोसेस कैसे हो गई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या एडजॉर्प्शन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि अपने आप कहीं से जंग उड़ जाए, धूल रखी हो अपने आप उड़ जाए, आप कहोगे सर हवा से उड़ जाएगी, तो उसमें भी तो एक वर्क होगा, है ना, फिर भी वो उस तरीके से नहीं निकलेगी। तो कभी भी एडजॉर्प्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है। लेकिन एक समय के बाद ऐसा जरूर हो सकता है कि जितने मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो रहे हों उतने क्या होने लगे, निकलने लगे। तो किस में आ सकता है एडजॉर्प्शन, इक्विलिब्रियम में जरूर आ सकता है। मतलब जब जितना एडजॉर्ब हो रहा है उतना ही क्या होने लगेगा, डिसॉर्ब होने लगेगा, उतना ही निकलने लगेगा। डिसॉर्प्शन जानते हो ना, कल बताया था। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ध्यान रखिएगा। कौन है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एडजॉर्प्शन। कभी भी ये हो सकता है कि टी डेल्टा एस ग्रेटर हो जाए डेल्टा एस से, कभी नहीं हो सकता, नहीं तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन केस सेकेंड में इतना जरूर हो सकता है, केस सेकेंड में इतना जरूर हो सकता है कि डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाए, टी डेल्टा एस के। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और आप लोगों को पता होगा डेल्टा जी नेगेटिव शो करता है स्पॉन्टेनियस को, डेल्टा जी पॉजिटिव शो करता है नॉन स्पॉन्टेनियस को, और डेल्टा जी 0 किसको शो करता है, इक्विलिब्रियम को। मतलब इस समय पे एडजॉर्प्शन किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन का वह पोजीशन होती है या वह रेट होती है जिसमें आगे की, फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की रेट क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो वहाँ पर जो चेंज होता है वो कैसा दिखता है, हमें कांस्टेंट दिखता है, मतलब उस समय कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो इतना जरूर हो सकता है कि एक समय इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, तो एडजॉर्प्शन किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में, है ना। डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक। एट दिस condition equilibrium takes place in case of adsorption। इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, साम अवस्था बोलते हैं इसको, समान अवस्थाएं आ जाती हैं। तो पढ़ लो जल्दी से, ये पूरा खत्म हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स और एडजॉर्प्शन, है ना। तो पढ़ सकते हो आप इसको अच्छे से, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए। कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा डेल्टा जी एट दिस कंडीशन, नहीं आया उसी समझ में तो पूरा कथा के बाद नहीं बोला करो, वहीं बोल दिया करो ना, फिर पूरा में लिखना पड़ता है, तो वहीं बोल दिया करो कहाँ पर। चलो फिर भी समझा देते हैं। देखिए रटो यहाँ देखो, ये पत्थर ये टकराएं, जो टकरा रहा है वो एडजॉर्बेंट, जिस पे टकरा रहा है वो एडजॉर्बेंट। तो हीट क्या होने वाली, निकलनी है। डेल्टा एच को हीट ही कहते हैं। तो हीट निकलेगी तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा एच क्या होता है इसके लिए, नेगेटिव। दूसरा, ये बहुत सारे यहाँ पर उल्टे सीधे घूम रहे थे, अब सीक्वेंस से आके जम गए। तो जो ये जो डिसऑर्डर बढ़ता है तो डेल्टा एस भी बढ़ता है, ये डिसऑर्डर का मापक है, मेजरमेंट। और अगर ये यहाँ पर आके जम रहे हैं, पहले रैंडमली घूम रहे थे, तो ये भी घटेगा, डेल्टा एस घटेगा, मतलब कौन सा साइन आएगा, तो नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं एंट्रोपी भी। तो एडजॉर्प्शन के लिए एंट्रोपी भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ए नेगेटिव ए पॉजिटिव,
ये नेगेटिव। अब जब इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो अब आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा जी की वैल्यू जिस जिस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होती है वो प्रोसेस कैसी होती है, बड़े आसानी से हो जाती है। कौन सी प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस। अच्छा, ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू अगर दोनों ये बराबर हो गई तो साइन क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों की रेट, आगे की तरफ की रेट और पीछे की रेट बैकवर्ड की, मतलब जितने मॉलिक्यूल हर सेकंड यहाँ पर आके एब्जॉर्ब हो रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल हर सेकंड यहाँ से क्या हो रहेंगे, डी एब्जॉर्ब हो रहेंगे, मतलब डिसोर्प्शन हो रहा होगा। अब जब भी तुम्हें समझ में ना तुरंत टोका करो, जिससे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। अब पूरा नहीं लिख सकते ना यहाँ पर, तो तुरंत टोक दिया कि सर हमें समझा दो एक बार और हमें समझ में नहीं आया। अब घर में पढ़ना नहीं आया समझ में तो बताना, फिर कल समझाएंगे। पढ़ लो फास्ट, याद कर लो, और 1 मिनट का समय दिया याद करने के लिए। सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं करना है कि परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाए, बार बार कह रहे हैं, एक फैक्टर वो भी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करो। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं दिक्कत पूर्वी पूछ लेना, नहीं तो आप तो जानती हो सर कैसे पूछते हैं। फिर आप चाहे अच्छे बन जाओ, हम नहीं बन सकते अच्छे। हम तो पूछेंगे और डांट भी बराबर गलेगी अगर नहीं बनता है तो, इसलिए पूछ लिया करो जब तक समझ में ना आए। हाँ हर्ष आ गया, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको याद करना, ठीक है। चले उन्नति आगे डालिए हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन है ना, एग्जॉर्प्शन